टीवी के लिए नशर किया जाता है। नाजरीन और सामईन, इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ जो ताल्लुक होता है, इसे हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। इल्हाम में भी इस ताल्लुक को पे बहुत जोर दिया गया है और एक मुस्बत सोच के साथ किया गया राब्ता हमेशा एक मुस्तहकम ताल्लुक की बुनियाद रखता है। अगर हम देखें तो एक दौर में ये कहा जाता था कि ख़त जो है वो आदि मुलाकात है, लेकिन ज़राए इबलाग के इस दौर में ख़त सिर्फ आदि मुलाकात ही नहीं रहा, इसका मीडियम भी चेंज हो गया है, इसके मीन्स भी चेंज हो गए हैं। अब ना सिर्फ हम पोस्चर्स को भी देख सकते हैं, जेस्चर्स को भी समझ सकते हैं, बल्कि हम दूसरे की नफ्सियात को भी समझ सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में एक खास किताब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है दरवेशों का डेरा। दरवेशों का डेरा क्या है, ये हमारे लिए क्या पैगाम लेके आई, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई? तो ये एक कम्युनिकेशन थी जो एक लड़की की अपने से बड़े शख्स के साथ, एक साहिब इल्म के साथ एक ताल्लुक की बुनियाद भी बना। ये ताल्लुक एक दोस्ती में तब्दील हो गया। वो लड़की जिसका ताल्लुक लाहौर के साथ है, जो लाहौर की नहर के साथ एक रोमांस रखती है, वो जो लाहौर के अदबी हलकों में जानी और पहचानी जाती है, जिसकी डायरी में भी अदब की झलक नजर आती है, एक ताल्लुक बनाती है, एक दोस्ती का ताल्लुक एक उस शख्स के साथ जो 7 समुंदर पार है, जो अहले इल्म है, जो साहिबे इल्म फरासत है, जो अदब को जानता है, जो फलसफे को समझता है, जो इंसानी नफ्सियात पे अबूर रखता है। मिलते हैं आज के प्रोग्राम में राबिया अल रबा के साथ और डॉक्टर फुरकान के साथ। वेलकम टू द शो राबिया। वेलकम टू द शो डॉक्टर फुरकान। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। राबिया, हर जिंदगी एक कुलिया मांगती है, आपका कुलिया क्या है? क्योंकि हर जिंदगी का अलग कुलिया, तो मेरा भी अलग कुलिया। हर शख्स जिसकी बुनियाद मेरे ख्याल में उसका बचपन और ऑटोमेटिकली उसकी रख देता है। टीन एज तक हमें उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और टीन एज के बाद हल्के से कुछ पत्ते निकलते हैं और उसके बाद 40 के करीब आके वो दरख्त या वो ज़िंदगी अपना बिल्कुल एक फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी होती है, जो या तो फल दे सकती है आपको या साया दे सकती है आपको, और किसी तरह वो फैसिलिटेट करने के काबिल हो जाती है। डॉक्टर फुरकान, जो हमारे दूसरे को ऑथर हैं डॉक्टर खालिद सुहेल साहब, वो तो आज मौजूद नहीं है क्योंकि मुसाफत है बीच में, फासले दरमियान में है, कुछ टेक्नोलॉजी की आमद हो चुकी है लेकिन हम उसे पूरी तरह यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर पाए, तो हम उन्हें ऑनलाइन भी नहीं दे सकते। इसकी उनकी जगह हमने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। बहुत शुक्रिया। आप इंसानी नफ्सियात को पढ़ चुके हैं। जी जी। आप फिजियोलॉजी को भी समझते हैं, आप अदब को भी समझते हैं। जी जी। जिंदगी एक कुलिया मांगती है। जी जी। वो कुलिया क्या होना चाहिए एक डॉक्टर की नज़र में, एक माहिर नफ्सियात की नज़र में, और एक उस शख्स के बारे में जो इंसानी रवैयों को भी समझता है और उन्हें अदब में ट्रांसलेट करने की सलाहियत भी रखता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक कुलिया नहीं, बहुत सारे कुलियों का इम्तजाज है, क्योंकि उसमें आपको हर जगह, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बचपन में लेते हैं बच्चे के लिए, तो आप एक कुलिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसकी जो दिमाग की नशो नुमा है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो है अडॉप्ट करता है अपनी सोसाइटी से और इर्द गिर्द के लोगों से, वो चीज़ें जो हैं वो उसको सिखाती हैं ताकि वो एक ज़िंदगी जो है वो उसको भरपूर तरीके से गुजार सके। अगर हम इंसानी जहन के कहा जाता है कि इंसानी जहन जो है वो बहुत वास्ट है, उसको हमने एक जगह पर एक नुक्ते पर लाना, नुक्ते का मतलब ये हुआ कि हमें उसको एक फोकस की तरफ लाना होता है। अब जो बच्चे का फोकस है और जो एडल्ट का फोकस है, हम अगर उसको डिवीजन करें तो उनमें बहुत फ़र्क है। ठीक, तो इसी तरह हम उसको सिखाते हैं ताकि वो जो है एक, जो आप जैसे फरमाया कि एक नुक्ते की तरफ, तो हम उस नुक्ते को हम ये कह सकते हैं कि हम उसको फोकस करवाएं और फिर उसके बाद तुम कैसे करोगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरह अप्लाई कर रहे हैं। आज जो है 20वीं सदी में, जो पहले सदियां थी उसमें जो नुक्ता था वो कुछ और था। तो इस तरह अब हम गामजन है, मिसाल के तौर पे अगर हम इसको लें, हम बात कर रहे थे सुपर ह्यूमन के बारे में, तो इंसान अब सुपर ह्यूमन की तरफ जा रहा है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो हम जैसा आम ह्यूमन है वो कहाँ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें क्या डिग्रेड कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक नई बहस शुरू हो रही है दुनिया में। इसी तरह जो चाइना है, चाइना में अभी एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक
उनके जीन्स में डिकोडिंग की है ह्यूमन की, ठीक, तो वो भी एक हमारे लिए नई हम इजाद की तरफ जा रहे हैं, हम एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम अब इसमें यह भी है कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको किस तरह नशो नुमा देना है। सोसाइटीज जो है वो डेवलप होती हैं और उससे डेफिनेटली जो है आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। सोसाइटी को बिल्ड किस तरह किया जाएगा, उसी तरह हम ब्रेन को डेवलप करेंगे, क्योंकि ब्रेन तो बहुत वास्ट है, उसको हम किस तरह जो है अच्छे तरीके से कारामद बना सकते हैं, ये एक नई बात की तरफ हमें लेके जाएगी। नहीं, इसमें मैं एक थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगी। यहाँ कुलिये से मुराद ये नहीं कि बहुत से कुलियों से नहीं, जिंदगी जो है वो एक इमारत की तरह चंद सतूनों पे खड़ी है। ये सतून आपके फैसले हैं जो आप बाज़ औक़ात शऊरी, बाज़ औक़ात गैर शऊरी तौर पे वो सरजद हो जाते हैं। कई दफा वो फैसले नहीं होते जो, और कई दफा उन फैसलों का रिजल्ट वो नहीं निकलता। ये कुलिया वो है जो आपको बाज़ाहिर लगता है आपके इख्तियार में है, लेकिन ये आपके इख्तियार में नहीं है। ना तो राबिया, आप ये बताइए, ठीक है, आप ये बताएं कि हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ दिस बुक, दरवेशों का डेरा? मेरा आइडिया, और दरवेशों का डेरा यानी जमा का सीगा है जी। मेरा ये आइडिया नहीं था, ना मैंने इस हवाले से सोचा था। एशिया में मैं किसी ऐसा कोई सोच भी नहीं सकती थी किसी के साथ मिलके ऐसा काम करना, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आई थी हमारे पास एशिया में ज़्यादा उर्दू का काम इंडिया और पाकिस्तान दो, जो मुझे नहीं समझ में आता था। ये आइडिया बहुत पहले डॉक्टर खालिद सुहेल ने ही कंसीव किया था, और वो बहुत सारे राइटर्स की तलाश में रहे, कुछ के साथ काम शुरू किया। फिर ये कि जिस वक्त मैं उर्दू अफसाना हैदे हाजिर में मेरा 3rd वॉल्यूम का काम शुरू किया, मैंने उनसे अफसाने का कहा और उन्होंने अफसाना तो भेज दिया, लेकिन मुझे कहने लगे कि मैंने आपका अफसाना पढ़ा एक रसाले में, और वो रसाला था कराची से। अच्छा, ये कम्युनिकेशन ईमेल्स के जरिए हो रही है? ये ईमेल्स के जरिए हो रही है। तो बस वहाँ फिर उन्होंने मुझे कहा मुझे अपने मज़ीद अफसाने भेजिए। मैंने चंद अफसाने भेजे तो उन्होंने मुझे एक रस्मी ख़त लिखा कि मेरे पास ये आइडिया है और मैं आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मैंने कहा सर अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, मैं ये काम नहीं कर सकती। कहने लगे ठीक है मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। और फिर मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने आइडिया डिस्कस किया। आइडिया डिस्कस करने के बाद 2 दिन लगे और वो आइडिया समझें कि मैंने कंसीव कर लिया या मुझ में उतर गया, क्योंकि उसका बेसिक पॉइंट राबिया बसरी थी। राबिया बसरी ने वो मेरा भी एक उनके साथ मोहब्बत थी, उन्होंने राबिया बसरी को कंसीव किया हुआ था। फिर वो खतूत के सिलसिले में एक तबादला ख्याल करना चाहते, फिर वो रंग बाकी सब सफ़र खुद होता चला गया, उसका इल्म नहीं, लेकिन ये आइडिया डॉक्टर साहब का था। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने चैप्टर्स के नाम ख्वाबनामा रखे। अच्छा, ख्वाबनामा क्या ये हमारी कोई खारजी बसीरत होती है जो ख्वाब की शक्ल में जाहिर होती है? आपके लिए डॉक्टर फुरकान एक अलग राय देंगे जिसे वो साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं, तो हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे। तो खारजी बसीरत का रिजल्ट होती है, नतीजा होती है, या किसी कोई और ही दुनिया होती है आपके लिए? ख्वाब बेसिकली आप कैसे डिफाइन करती हैं आप इसे? ख्वाब या ख्वाब वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं? ख्वाब दोनों होते हैं, क्योंकि हमारे सामने जिस वक्त हमारे लिटरेचर में हो या कुछ भी हो, पहले कुछ भी करने से पहले कोई साइंसदान कोई शख्स ख्वाब देखता है। ये खुली आंखों का ख्वाब भी होता है, ये सोई हुई आंखों का ख्वाब भी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं जो आप सोई हुई आंखों से देखते हैं, कभी सोच नहीं सकते वो पूरे हो जाएंगे, वो हो जाते हैं। ये दोनों ख्वाब थे जिसे हम सच्चा ख्वाब कहते हैं, जिसे हम जो बाद में सच्चा ख्वाब बन जाता है। अच्छा, नहीं, खारजी बसीरत का ताल्लुक है दरवेशों के डेरे में? डेफिनेटली है। खारजी बसीरत का ताल्लुक देखिए, खारजी बसीरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी सोच को, आपकी बहुत सारी थ्योरीज वहाँ से बन रही हैं। आप नफ्सियात तो खारजी चीज़ से सीखेंगे, फिर उसे जाके लेके जाएंगे, अपने अंदर हजम करेंगे, और वो खारजी बसीरत का ताल्लुक। डॉक्टर फुरकान, जब किताब को पढ़ना शुरू किया, राबिया को तो हम बहुत अरसे से जानते हैं, डॉक्टर खालिद सुहेल का नाम सुना हुआ है, लेकिन उस तरह आशना नहीं है हम लोग।
तो क्या तासुर था पहला? डॉक्टर साहब से मेरा ताल्लुक है, मैं उनसे मिला हुआ हूँ, और वो दुनिया के बड़े साइकेट्रिस्ट में से हैं, और उनका इल्म बहुत ज़्यादा वसी है। उन्होंने मीन्स के मंतक को, जब मैंने ये पहली दफ़ा जब किताब पढ़ी तो मुझे क्योंकि मैंने फरीदुद्दीन अतार निशापुरी को पढ़ा था, उसके बाद ओशो को पढ़ा हुआ था, उसके बाद जो वेदास थी, वेदास में भी ये चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें जो थी, अच्छा मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, ठीक, लेकिन हाँ इनका स्टाइल जो था ना वो डेफिनेटली जो है अट्रैक्ट किया। इसके वो जो ख्वाब है गालिब के भी जो खतूत थे वो भी कुछ इस जैसे थे, तो वो भी हमें बहुत अट्रैक्ट किए। हाँ अब जो सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि ये साइंटिफिक भी हैं, और जो हमें दूसरी नॉर्मल इंसान की जो अप्रोच है उस जैसे भी हैं, और ये मुकालमा भी है। तो वो मुकालमा हाँ एक जो लिटरेचर से है, और एक जो साइकेट्रिस्ट है जो कि हर रोज बहुत सारे लोगों से मिलता है, और हर इंसान का सच जो है वो डिफरेंट है, ठीक, और वो उनसे बहुत सारा कंसीव कर रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है, तो उन्होंने उसको जो है मुकालमे में ढाला, तो ये एक बहुत ही मुनफरद चीज बनी, ठीक है। ऐसी चीजें जो हैं वो हो रही हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो हमारे जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं उनमें हो रहा है, और ये बहुत खुशाइंद है कि हमारे पाकिस्तान में भी ये मुकालमा चला, क्योंकि हमारी रवायत है, क्योंकि दरवेश, सूफी, साधु ये हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक इस्तिआरा भी लिया जा सकता है, और ये एक बड़ा खूबसूरत इम्तजाज है कि हमने अपनी जो रूट्स हैं उनको जो है दूसरों जो बाहर के जो हम कह सकते हैं कि दूसरे लोगों के साथ भी हमने उसको कोरिलेट किया है, ताकि हम बाहर की जो चीज़ें हैं उनको भी अडॉप्ट कर सकें। ये बहुत खूबसूरत मुकालमे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, कहीं पे चौंकाया भी इन्होंने बहुत ज़्यादा। राबिया की गुफ्तगू एक साहिब इल्म से होती है, राबिया उनसे पूछती हैं तो वो एक सवाल के जवाब में राबिया को फरमाते हैं कि आलिम वो होता है जो किताबें पढ़ता है, दरवेश वो होता है जो इंसान को पढ़ता है, और इंसान का बेहतरीन मुतालिया इंसान ही है। राबिया आलिम बनना चाहेंगी या खुद को दरवेश ही कहलाएंगी? दरवेश ठीक है। दरवेश ठीक है, मगर किताबें तो आप बहुत पढ़ती हैं। नहीं, वो किताबें किसी काम नहीं आती। सच ये है कि वो दरवेशी ही काम आती है, वो इंसानियत, दोस्ती, इंसानी तजुर्बात। वो मेरी जो किताबें पढ़ी हुई एक साइड पे थी, और जो ये था उर्दू अफसाना अहद हाजिर में, इसके लिए लोगों से रब्ता करना, वो कांटेक्ट करना, फिर रावी का एडिटर रहना, ये और तरह था। सीखा किससे? प्रैक्टिकल चीज़ से। किताबों का कुलिये बहुत जगह फेल हुए, बहुत सी जगह पे उसके रिजल्ट्स वो नहीं आए। तो असल वो जो है ना एक बहुत खूबसूरत सच, वो जिंदगी है। फिर आप कहती हैं कि आज बादल भी किसी की याद में रोकर सिसकियां भर के खामोश हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए, ये बात आपने कहाँ से ड्रा की है? ड्रॉ नहीं की, मुझे उस वक्त ये हुआ, बारिश थी, मौसम था, तो यहाँ तो मैं खुश हो सकती थी, यहाँ शायद मैं ही रो रही थी। तो दूसरा ये कि हर जानदार चीज़, वो बादल है, वो पौधे हैं, वो फितरत है, वो मुझे जानदार लगती है, उसे भी याद आती है, और वो आप पे हमरक्स हो जाती है। वो रूमी वाला जो पहला कुलिया है उनका इश्क का, जिंदगी अंदर से होकर गुजरती है तो बाकी सब कुछ जानदार हो जाता है। राबिया मजहबी है डॉक्टर फुरकान, वो जाहिर भी करती है, जी, वो अल्लाह के वजूद को भी मानती है। वो मुकालमा एक ऐसे शख्स के साथ कर रही है जो किसी खुदा पे यकीन नहीं रखता, जो सरेआम कहता है कि मैं किसी मजहब को भी नहीं मानता, ठीक है। अब ये जो मुकालमा है ये किस तरफ जो है आप समझते हैं कि कंक्लूड हुआ या नहीं हुआ? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें क्या कंक्लूजन की ज़रूरत है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक मुकालमा दो ऐसे लोगों में हो रहा है कि जो मज़हब की बुनियाद पर नहीं कर रहे, जिनमें बहुत सारी वुसअत आएगी। मिसाल के तौर पे हमारी जो सोसाइटी है या हम इसके बहुत सारे हम अगर देख लें तो उसमें हम मज़हब को जो है जब तक हम मुकालमा नहीं करेंगे तो हम कैसे मज़हब को समझ सकेंगे, ठीक है। और किस तरह हम जो दाहरिये हैं या जिनको आप कह लें जो खुदा को नहीं मानते, उनको कैसे समझ सकेंगे? हैं तो वो इंसान ही,
तो इंसान के साथ इंसान जैसा रवैया रखा जाए तो वो है मजहब। मैं जो कहता हूँ ये कहता हूँ कि शायद मैं गलत भी हो सकूं, कि पहले इंसान है, इंसान को इंसान बनना पहले जरूरी है, फिर उसके बाद जो है मजहब आता है। तो मजहब भी तो इंसान को एक एथिकल गाइडलाइन हाँ देता है। देखें, जब मजहब नहीं था तो उस वक्त एथिक्स थी, ठीक है। एथिक मजहब में और बहुत सारी चीजें हैं, एथिक्स अकेला नहीं है। इल्हाम का सिलसिला तो बहुत पुराना है। इल्हाम हाँ डेफिनेटली है, क्यों नहीं। इल्हाम जो है वो मजहबों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, मज़ाहिब के साथ जुड़ा हुआ या डेफिनेटली, क्योंकि वो उसका जो है मेन जो है सेंटर है। इल्हाम हो गया, ठीक है, जो बाकी उसकी मज़ाहिब की हैं। हाँ, इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि हम बड़े खुले जहन से दूसरों को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, ताकि बात जो है आगे बढ़ सके। जहां पर जमूद हुआ है ना, वो जो स्टैग्नेशन हुई है वो उससे बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी काविश है। डॉक्टर फुरकान जी आप बताइए कि डॉक्टर खालिद सुहेल मुकालमा करती हैं अहमद फराज साहब के साथ। जी। और वो उसमें मुकालमे में पूछती हैं कि क्या बात है, आपने अभी तक अपनी जिंदगी के बारे में कोई तहरीर जो है वो कलम बंद नहीं की। तो अहमद फराज साहब कहते हैं कि आधा सच में लिखना नहीं चाहता और पूरे सच के लिए हमारी कौम तैयार नहीं है। राबिया, डॉक्टर खालिद सुहेल ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में इतने ही सच हैं जितने इंसान हैं। अब क्या दरवेश राबिया जो है वो डॉक्टर खालिद सुहेल से इस पॉइंट पे एग्री है मुकालमे में? एक तो ये पॉइंट कि आधा सच और इतने ही सच हैं जितने लोग दुनिया में। ये तो हकीकत है, जितने लोग हैं उतने ही सच हैं। जिंदगी का कोई कुलिया, किसी के लाइफ की स्ट्रगल में हर किसी का नतीजा अलग है, हर किसी का अमल अलग है और हर किसी का रिएक्शन अलग है। एक ही बम ब्लास्ट होने पे हर शख्स का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। और बाकी ये कि आधा सच, यहाँ तो आधा सच लिखने के लिए भी एक खौफ होता है अंदर के, फराज साहब की बात है तो लेकिन जहाँ तक आप करें दरवेशों के डेरा तक की बात, तो इसमें मेरे ख्याल में अपना अपना पूरा सच, जहाँ सच नहीं लिखना था शायद वहां लिखा नहीं गया, लेकिन अपने अपने हिस्से का पूरा सच। फुरकान कैसे देखते हैं इस बात को? मेरे लिए सोचना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं बल्कि सोच रहा हूँ, बल्कि गहरी सोच में जा रहा हूँ। देखिए, सच लिखने मगर रुक जाइए, पहले आप रुक जाइए, कुछ बयान कीजिए। मैं वो सच लिखने में सबसे पहले बेखौफ होना। हाँ, बेखौफ, मैं वही बात करने लगा था। अब वो अच्छा, ये सच क्या है? हिस्टोरिकल इंसिडेंट को सही तरह बयान करना, क्या ये किसी वाकये का चश्मदीद गवाह होना, क्या सच को, ट्रुथ को आप फिलॉसफी पे ले रहे हैं, या आप कोई ऐसी इमारत के अंदर खड़े हैं जिसके अंदर तीसरे लेवल पे खड़े होने वाले शख्स के लिए मंजर दूसरा है और जो चौथे लेवल पे खड़ा होकर मंजर देख रहा है सिनेरियो उसके लिए डिफरेंट है, जो पांचवें लेवल पे खड़ा है उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और अगर डॉक्टर फुरकान या राबिया बुर्ज खलीफा पे खड़ी हैं तो चीजें बिल्कुल बहुत डिफरेंट होंगी। तो वही बात की है ना, जैसे इट्स अबाउट द पर्सपेक्टिव, या पर्सपेक्टिव भी है। और मिसाल के तौर पे जिसका जो है ना, एक गरीब का सच अलहदा है, एक अमीर का सच अलहदा है। इसी तरह जो है एक आम इंसान का जो सच है वो बहुत डिफरेंट है लेमैन का, और एक पढ़े लिखे का सच जो है वो बहुत डिफरेंट। जैसे सुकरात कहता रहा है जाहिलों के बारे में कि जाहिलों से जो है दूर ही रहना चाहिए। अब जाहिलों का जो सच है वो एक बहुत ही जो है बहुत दूर तक उनको आप समझा नहीं सकते, या मीन्स उनके साथ जो है, हाँ, मुकालमा एक ऐसी चीज है जिससे आप जो है सच के करीब आ सकते हैं। अब सच जो है, जाहिल से तो मुकालमा भी नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब असल रिजिडिटी आ गई ना, जब जाहिल है तो वो रिजिड है, ठीक है, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता, ठीक। तो हम यही कह रहे हैं, बल्कि खालिद साहब यही कहते रहते हैं कि आप अपने अखलाक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपने अखलाक से जो है वो इस सोसाइटी को बदला। दरवेश सच के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दरवेश का जो दरवेश से मुराद राबिया और डॉक्टर खालिद सुहेल है। अगर इन दो दरवेश का भी लिया जाए या वैसे भी दरवेश लिया जाए ना, तो वहां मजहब नहीं होता, मजहब नहीं होता, इंसान पहले होता है। इंसान पहले होता है, इंसान पहले। आप देखिए, जिस वक्त दुनिया का आगाज होता है तो वहाँ इंसान थे, मजहब कहीं बहुत बाद की बात है। मजहब की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम गलत होने लगते हैं, हमारे ट्रैक्स चेंज होने लगते हैं, फिर हमें राह पे लाना होता है। कुछ सोसाइटी को लॉज दिए जाते हैं, हमें उन लॉज के लिए जरूरत होती है। वरना अगर हम बाहैसियत इंसान दूसरे इंसान को स्पेस दें, जगह दें, एहतराम करें, हमें मजहब की जरूरत नहीं है।
दरवेशी ये है बस, मजहब है या नहीं है, आपने एहतराम आदमियत को सबसे पहले रखना है। एहतराम आदमियत के साथ उसके साथ जितनी जुड़ी हुई चीज़ें इखलाकियात की, उसको फैसिलिटेट करने के लिए इखलाकी भी, और उसके अलावा मतलब जिस सतह पे कोई शख्स कहीं पे कुछ भी कर सकता है। मगर राबिया तो मजहब पे यकीन रखने वाली, देखिए वो उसके लड़की बाद है। की बात है। अच्छा। मैंने कहा ना पहले इंसान आएगा, पहले इंसान उसके बाद मजहब। राबिया कि मजहब कौन सा नहीं रास्ता करती है। अडॉप्ट करना है, फिर वो मजहब मजहब बताएगा। लॉ है। अच्छा, राबिया उस लॉ को मानती है, उस लॉ के जमालियात हैं, राबिया उस जमालियात को मानती है। और मुमकिन ये भी है, बल्कि मुमकिन ही मुझे यकीन है कि जिस वक्त लिखते हुए डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि फलां चीज़ तुमने कहाँ से ली, तो मैंने उस लॉ में से सीखी थी जिसे आप मजहब कहते हैं। मैंने उस मजहब के जमालियात, ये सिर्फ एक मजहब के इस्लाम के लिए नहीं था, आप पीछे जितनी इल्हामी किताबें पढ़ लें उसमें एक जमालियात है। नाजरीन और सामीन, रात के आखिरी पहर में या तो वली जागता है या गुनाहगार जागता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल कौन है, इसका फैसला बहरहाल अल्लाह को ही करना है। गुफ्तगू का ये सिलसिला डॉक्टर फुरकान साहब के साथ और राबिया साहिबा के साथ जारी है। मौजूए गुफ्तगू एक नई किताब दरवेशों का डेरा है, ख्वाब नामे हैं, जो डॉक्टर खालिद सोहेल और राबिया के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फिर भी कम्युनिकेट करते हैं, इसे मेटाफिजिक्स इस बारे में क्या कहती है, फिजिक्स इस बारे में क्या कहती है। डॉक्टर फुरकान साहब, एक बात बताइए जी। डॉक्टर खालिद सोहेल कहते हैं कि मर्द अभी तक अपना किरदार ठीक तरीके से नहीं लिख सका। आपको मर्द होने पे अफसोस तो नहीं हो रहा? नहीं, अफसोस नहीं है। अफसोस तो नहीं है। नहीं, अफसोस नहीं है। मसला ये है कि ये जो मर्द को जो है अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज हमें उसको डिफाइन करना चाहिए कि हम मर्द से चाहते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि जो मर्द है वो उसको पता नहीं लग रहा कि वो करे क्या, बहुत कंफ्यूज है ना, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पे उसके जो रिश्ते हैं उनके साथ उसने किस तरह जो है बिहेव करना है उसको सिखाया जाता है। फिर बात जो है आ जाती है कि आपकी तरबियत किस तरह चल रही है, आपको सिखा कौन रहा है। फिर मर्द है, मर्द को जो है माँ और बाप पहले तो ये सिखाते हैं, मीन्स कि जो बच्चा है, जो मेल है, उसके बाद फिर सोसाइटी सिखाती है। अब सोसाइटी में आपकी इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, अब ये आप उसको कैटेगराइज कर लें कि मीन्स कि आप देहात में हैं और उसके बाद शहर में हैं। ज़रूरी नहीं कि देहात में जो है लोग ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं उसको, ज्यादा शाऊर में नहीं है, उनके पास बहुत शाऊर होता है। डॉक्टर खालिद सोहेल के इस जुमले को, इस सेंटेंस को कैसे देखते हैं कि मर्द जो है वो अभी तक अपना किरदार नहीं लिख सका? राबिया भी इसको इंडोर्स करती हैं, राबिया का है, फिर राबिया इसकी वजह बयान करती हैं। वो कहती हैं आप कोई भी थीसिस उठा के देख लें, उस पर लिखा होगा फलां के अदब का नसाई तज्जिया। ये मैं इस पे बात करना चाहूंगी। ये मसला ये नहीं है मर्द क्यों नहीं लिख सका, नसाई तज्जिया तो हम करवा रहे हैं लिटरेचर में। हम पूरे यहाँ का लिटरेचर उठा लें, हम कहते हैं फलां। मसला क्या है, हम औरत को समझना चाह रहे हैं। अच्छा, आप औरत को समझना चाह रहे हैं, पहले आप अपना बयान तो करें। मतलब पूरा लिटरेचर आप उठा लें, मैं दावे से कहती हूँ मर्द की नफ्सियात, मर्द का किरदार नहीं लिखा गया। जब मैं एमए में अपना थीसिस करना चाहती थी, मेरा डॉक्टर सुहेल से यही कहना था, सर मैं मर्दाना किरदारों का तज्जिया करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा उसके लिए तो पहले आपको किरदार लिखने पड़ेंगे। फिर मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा उसके बाद और उससे पहले, उस सब का मैंने खुद से तज्जिया किया, तो नजर आया कि मर्द ने भी जो किरदार लिखा वो औरत का लिखा, या उसके गिर्द घूमती हुए एक अपने किरदार को लिखा। जो उसकी असल सच्ची नफ्सियात है वो कहाँ है, वो क्या चाहता है, वो किस बात पे कैसे बिहेव करता है। लेकिन हमारे इधर एक नौजवान राइटर अली अकबर नातिक मौजूद हैं, उनके किरदार ज्यादातर मर्दों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। हाँ, अली अकबर नातिक के किरदार डेफिनेटली, लेकिन वो सोसाइटी का मर्द है। मौजूदा सोसाइटी का मौजूदा मर्द कैसे बिहेव करता है, कैसे देखता है चीजों को, मर्द की एक अलग नफ्सियात है। मतलब हम अगर ये कहते हैं कि औरत जी ऐसे बनी, औरत
जिस तरह आप कहते हैं या उसे मानने को तैयार हैं, वो एक रिफाइंड चीज से बनी है। आप डायरेक्ट एक खाम चीज से बना मर्द चीज है ना, मिथ उठाएं तो वो मिट्टी से उठाई, उसकी चीजें भी वैसी होंगी। उसे औरत से ज्यादा रफ टफनेस अच्छी लगती होगी, वो मिट्टी से असल चीज से उठा हुआ है, उसके अंदर वो खासियतें होंगी। औरत फिर रिफाइंड चीज से बनती है उसके बाद। तो रिफाइंड चीज से बनी हुई चीज की खासियत और जो रिफाइंड नहीं है, वो एक्चुअल खाम से है, उसकी खसूसियत टोटल अलग होती है। और हम उसी जगह पे आके कह रहे हैं। उर्दू लिटरेचर में तो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम खौफजदा हैं। बाहर लिखा जा रहा है, हम खौफजदा हैं कि अच्छा ये मैंने लिख दिया तो क्या होगा, हमें बातें सुननी है लोगों से, मैं ऐसे कैसे सोचता हूँ। क्योंकि खाम चीज है ना, थोड़ी रफ टफनेस होगी, थोड़ा सा वो चीजें होंगी जो इस सोसाइटी के लिए बोल्ड हैं, लेकिन वो होंगी। हकीकत वही है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। डॉक्टर फुरकान, डॉक्टर खालिद सोहेल का कहना है कि अभी उर्दू के अफसाना निगार इस मुकाम तक नहीं पहुंचे कि पूरे इंसान की कहानी लिखें। आप मशरिक में रहे हैं, आप मगरिब में रहे हैं, मिडल ईस्ट में भी रहे हैं, मशरिक वस्ता में भी रहे हैं, और इसके अलावा यूरोप, वेस्ट और बाकी अफ्रीका तक आपने ट्रेवल किया है। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है? बहुत खूब जी। बल्कि मैं पिछले दिनों जो है मुस्तनसर साहब को भी पढ़ रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे कि उर्दू में जो है अभी तक वो हो ही नहीं सका। किस तरह होगा मीन्स क्योंकि हमने वो चीज़ें जो हैं वो तजर्बे ही नहीं किए, तो हम कैसे जो है उन तजर्बों को लिख सकते हैं। और मीन्स के जिसने कभी रोटी तोड़ के नहीं खाई, तो उसको कैसे पता होगा कि रोटी का जायका कैसे है या उसको खाना पड़ेगा किस तरह। तो इसी तरह जो है मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि उधर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट से डरते हैं। जो बाहर के अदब है उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जैसे राबिया ने कहा कि यहाँ का जो मर्द है ना वो डरता है, और बहुत खूब ये रियली, क्योंकि उसने सोसाइटी में जीना है ना, तो वो क्या करे। मीन्स कि मैं पूरा सच नहीं लिख सकता, पूरा सच जो मेरा है, मेरा सच जो है, हाँ, कि मैं कैसे फैंटेसाइज करता हूँ, हाँ, मैं औरत को किस तरीके से देखना चाहता हूँ, मैं मर्द को किस तरीके से देखना चाहता हूँ, और दूसरे जो है हमारे जैसे जैसे रिश्ते जो डिवाइड होते हैं, मैं उनको किस तरह लेता हूँ। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो हम जो ख्वाजा सरा होते हैं उनसे अगर इसके ऊपर बात करें तो उनका पर्सपेक्टिव जो है वो एक अजीब है, जो कि उनका सच है, क्योंकि वो हर रोज बहुत सारे जो है लोगों को वो स्टडी करते हैं। जैसे दरवेश के बारे में कहा गया कि वो इंसानों को पढ़ता है और किताबों से कुछ नहीं मिलता। मैं थोड़ा सा इससे जो है इख्तलाफ करूंगा। दरवेश जो डेफिनेशन है उसमें अगर जाएं तो वो कहता है कि जो दूसरों के लिए जीता है अपने लिए बाद में जीता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है ना। ठीक है, तो अगर किताब ना होगी तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे हम तक पहुंचेंगे। ठीक, अगर हम मज़ाहिब को ले लें तो वो डेफिनेटली जो है वो किताब से ही रिलेट करते हैं। हमें किताबों से ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, और किताब में खसूसियत होती है, जितना ज़रफ होता है उतना ही देती है। ठीक, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं है तो आप नहीं, आपके पास अगर वो क्रिटिकल सोच नहीं है, या आप अगर उसको सोचना ही नहीं चाहते, तो आपको पता नहीं लगेगा ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एनाटॉमी है तो एनाटॉमी को मैं सिर्फ सोचता ही रहूं कि यार ये है, ये कि इसका अज़ा है, ये है, ऐसे नहीं है। मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा कि उसकी जो बॉडी है उसको देखूंगा, उसके मसल्स देखूंगा, तो फिर उसको विजुअलाइज करूंगा, तो फिर मुझे समझ आएगी ना। ठीक है, किताबें बहुत कुछ देती हैं, लेकिन हमारा ज़रफ इतना नहीं है कि हम उसमें से वो चीजें इनग्रेव कर सकें, या हमारा जो अदब है उसमें वो चीजें है ही नहीं, या शायद हम, और इसमें ये भी आता है कि हमने ट्रांसलेट नहीं की बहुत सारी चीजें। ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं हमने ट्रांसलेशन की। हमने ये अलम या झंडा तो उठाया हुआ है कि उर्दू हमारी जुबान है और उसको जो है राइज करना चाहिए, लेकिन ये एक तरफ पे ये क्यों नहीं देखते कि हमने क्या उर्दू में वो काम किया है, क्या साइंस की इस्तेलाहात जो हैं वो पूरी की पूरी हैं हमारे पास, क्या हमारे में इतना ज़रफ है कि हम दूसरों की इस्तेलाहात जो हैं वो ले सकें। इंग्लिश तो लेता है, बहुत सारे जो रशियन लेता है, उनमें मिसाल के तौर पे जो रशियन है, रशियन में सिर्फ आने जाने के जो हैं वो 25 वर्ब है। ठीक है, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना देखना पड़ेगा कि हमने, अगर हमने आलमी सतह पर अदब लेके जाना है तो हमने वो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हम उस तहरीक के अंदर आ जाते हैं। ये समझते हैं कि यही वजह है जिससे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सफरनामा निगार जो हैं वो एक अच्छा सफरनामा निगार नहीं बन सके, क्योंकि उनके मुशाहिदात का फुकदान था,
उन्होंने ट्रैवल कम किया, उन्होंने सफर कम जी। किया, उन्होंने दुनिया को कम देखा, और जिन्होंने ये किया और जिन्होंने ये काम बखूबी अंजाम दिया, उन्होंने हमें बहुत सी दुनिया से रोशनास भी करवाया। उन्होंने हमें रिपोर्टिंग और सफरनामे का फर्क वाज़ह बताया करके दिया उन्होंने हमें, लेकिन वो बहुत महदूद लोग हैं। तो यहाँ पे आपका और जो मुकालमा हो रहा है डॉक्टर खालिद सुहेल का, आप कहते हैं कि उर्दू के लोग जो हैं वो अपने उस पहराए से बाहर नहीं निकल सके। अभी तक मशरिक के मर्द के असाब पर औरत सवार है, वो अभी इसकी दोस्त नहीं बनी है। राबिया दरवेश है, एक दरवेश और भी है पाकिस्तान में, गुजर खान में रहते हैं, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर है। वो कहते हैं मर्द और औरत जो हैं दो मुख्तलिफ इजनास हैं, इनमें दोस्ती नहीं हो सकती है। दोस्ती हो सकती है तो वो मर्द और मियाँ और बीवी, खामन और बीवी के ताल्लुक में ही हो सकती है, जिसकी यादगार जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा महल है जो बनाया हुआ है, क्या नाम है? ताजमहल की सूरत में वो इसका जवाब देते हैं हमें। तो आप बताइए कि अब ये मुख्तलिफ इजनास हैं। राबिया दरवेश है, हमें राबिया पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेने दीजिए। राबिया दरवेश हैं, राबिया यकीन रखती हैं कि जनाब के इल्हाम पे, इल्हाम की गाइडलाइन पे, खुदा के वजूद पे वो गाजी इल्मुद्दीन के मज़ार पे जाती हैं, दुआ मांगती हैं। दुआ की ताबीर उन्होंने सोची नहीं होती, लेकिन ताबीर उसी तरह ही होती है जिस तरह उन्हें ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। उसी तरह जो उन्होंने ख्वाब देखा था, दुआ के थ्रू उस ख्वाब को मांगा और ख्वाब की ताबीर हो गई। ताबीर चाहिए नहीं थी, मैं टेस्ट केस था, टेस्ट केस था, ठीक है। हाँ। अहमद रफीक अख्तर भी दरवेश हैं, आज के सूफी हैं, हम सब मानते हैं। जी जी। अब राबिया कैसे डिफाइन करेगी अपनी फिलॉसफी को? नहीं, अहमद साहब का जो नुक्ता नजर है वो खालिस्तन मजहबी है, उसका ताल्लुक मजहब के साथ, फिर सोसाइटी और मजहब के खास सेगमेंट के साथ, तसव्वुफ के साथ सोसाइटी के जो हमारी हदूद हैं, फिर एशियन सोसाइटी की एक तसव्वुफ की अलग हदूद है, ये चीज वहां जुड़ रही है। अब अगर आप आज इससे दूर चले जाते हैं, आप जाते हैं अरब में, हसन बसरा और राबिया बसरी दोस्त थे। राबिया बसरी अपने दौर की उस वक्त वो एक वो सूफी थी जिनके हम असर 3 बड़े मर्द सूफी गुजरे, उसके बाद 3 कलंदर आते हैं, और वो सारा क्या था फिर, वो तो मारूनिया भी नहीं थे, लेकिन उस दोस्ती के एक प्रोटोकॉल अलग थे। नहीं, हसन बसरा और राबिया बसरी तो दोस्त थे। हाँ, उनका तो पूरा वो मिलता है एक, अगर आप पूरी की पूरी दोनों की हिस्ट्री। अच्छा, अगर आप उन्हें दोस्त ना कहें, आप ये कह लें कि उनके दरमियान मुकालमा होता था या वो आइडियाज को शेयर करते थे, तो नहीं, क्या उसके लिए दोस्ती शर्त थी? दोस्ती डेफिनेटली शर्त थी। सब किसी भी चीज के लिए, किसी भी रिलेशन की पहली जरूरत क्या है? जब्त। आप जब्त होगा दूसरे की बात सुनेंगे, जब्त नहीं होगा आप नहीं सुनेंगे। डॉक्टर खालिद सुहेल जो है ना, मजहब के बाब में कहते हैं कि 4 अरब लोग जो है ना वो मजहबी रवायात के साथ बंधे हुए हैं, 2 अरब लोग जो हैं वो रूहानी रवायात से बंधे हुए हैं, और 1 अरब लोग जो हैं वो साइंसी और सेकुलर रवायात पे यकीन रखते हैं। अच्छा, अब तो राबिया बताएंगी कि उन्होंने किस तरह क्लासिफाइड किया, यकीन उनकी कोई सैंपल साइज होगा, कोई डाटा उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया होगा, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा को नहीं मानते लेकिन वो इसका बरमला इजहार भी नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब की ही अपनी तहरीर में वो कहते हैं कि बुद्धा ने कहा मुसाफत को मीलों से नहीं, मुसाफिर की थकावट से नापना चाहिए। अच्छा, बहुत बड़े साहिब इल्म है डॉक्टर खालिद सुहेल, हम तो शायद उनके पास भी नहीं पहुंचते, लेकिन यहाँ पे वो उस बंदे का कोट कर रहे हैं जो इल्हाम से इंस्पायर्ड है। बुद्धा इल्हाम से इंस्पायर्ड है। राबिया, क्या मुकालमे में आपने इस पहलू को जगह दी थी? किस पहलू को? कि वो एक तरफ तो उस शख्स को कोट कर रहे हैं जो इल्हाम पे यकीन रखता है, इल्हाम से इंस्पायर्ड भी है, और उसके उनको वो अपनी किताबों के अंदर जगह भी दे रहे हैं, अपनी तहरीरों के अंदर भी, अपने पॉइंट को टू मेक इट मोर क्लियर। देखिए, वही बात ना, दोस्ती की सबसे पहली बुनियाद, सबसे पहला सतून जब्त है। आपको दूसरे की बात सुननी है, और सबसे बड़ी बात, बुद्धा एक हकीकत है, इस्लाम से बहुत पहले की ये हकीकत है। सही, ठीक है। बुद्धा का काम, बुद्धा किसी मजहब से रिलेटेड नहीं है, और ना खुद बुद्धिज्म एक मजहब है। जो इस वक्त हमारे पास बुद्धिज्म है वो उसकी रियल फॉर्म नहीं है, रियल फॉर्म टोटली अलग है। बुद्धा इंसान, वो जो ब्राह्मणों के खिलाफ, वो जो एक कानून के खिलाफ दूसरा कानून है, फिर दूसरे ये कि वो इल्हाम है। इल्हाम हमने उसे इसलिए साथ जोड़ लिया इल्हाम के, वो कुछ वो मशक़ें हैं जिनके रिजल्ट अमूमन किसी भी मजहब में एक से निकल सकते हैं।
बुधा वो मशकें हैं, ज़हनी हो, जिस्मानी हो। हमारे यहाँ वो उसको हम रोज़ा कहते हैं, हमारे यहाँ हम उसको नमाज कहते हैं, हमारे यहाँ हम उसको चिल्ला कहते हैं। हमारे तो बुधा वो सब कुछ एक मुशक्कत के तौर पे कर रहा है, फिर वो निर्वाण हासिल होता है। बुधा भी हमारे पास दो हैं, हम ये भी नहीं कह मानने को तैयार। एक बुधा वो हैं जो निर्वाण से पहले के हैं, एक बुधा वो हैं जो निर्वाण के बाद हैं। निर्वाण से पहले वाला बुधा हमने कबूल कर लिया एशिया में, निर्वाण के बाद वाले बुधा को हम जानते नहीं। मगर दोनों इल्हाम से तो इंस्पायर्ड हैं। इल्हाम होने के बाद वो जिंदगी की तरफ पलटते हैं, हमने इल्हाम होने के बाद बैक ही को रखा। अच्छा, यहाँ पे खालिद सुहेल साहब का पॉइंट इस सेंस में वो बनाते हैं कि वो जिंदगी की तरफ पलटे हैं। खालिद सुहेल जिंदगी की तरफ पलटने को कहते हैं। और दूसरे ये चूंकि वो दहरिया हैं, वो किसी की भी बात कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि यूसुफ का किरदार इसलिए भी अहमियत का हामिल रहा है क्योंकि यूसुफ ख्वाबों की ताबीरें करना जानता है। और राबिया के लिए यूसुफ का किरदार बहुत इंस्पायरिंग है। 4 किताबों लिखी और चारों का इंतसाब यूसुफ के नाम पे कर दिया। मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो एक ख्वाब जानते थे। मेरे लिए इंस्पायरिंग इसलिए है कि वो एक ऐसा मर्द था जिसके सामने दौलत थी, शोहरत थी, हुस्न था, सारी वो दुनिया की कमजोरियां थी जो किसी के सामने होती तो वो घुटने टेक देता, और उसने इनकार कर दिया। तो ये इनकार की जो ताकत थी, नंबर 1। नंबर 2, जमालियात एक वो नहीं थी जो उन्हें ज़ाहिरी अता हुई थी और हम कहते हैं कि जी 90% हुस्न उनका था और ये वो। उनके पूरे अमल में जमालियात थी, उनके पूरे रख रखाव, उठना बैठना। हम इतना माजी में जाके देखते हैं, हम आज भी उस तहजीब को छू के नहीं गुजरे। तो वो डॉक्टर फुरकान का नाम है। बात समझ में आती है। डॉक्टर साहब, मशरिक और मगरिब की तहजीब और तमद्दन अलग अलग है। शादी के ताल्लुकात की नवीयत भी अलग है। औरत और मर्द का जो ताल्लुक है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं मगरिब में, हमारे इधर उस तरह नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, डॉक्टर साहब और राबिया मुकालमा करते हैं, मुकालमे पे इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि आप लोग जो हैं अपनी फिक्र को, सोच को, किसी की रूह को कैद नहीं कर सकते हैं और कैद होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अ वेरी मोमेंट वी स्टेप इनटू द वर्ल्ड, इंडोक्ट्रिनेशन की फोर्सेस आ जाती हैं। आप कैसे अपने माजी के तजर्बात से, अपने घर के माहौल से, अपनी वैल्यूज से, अपने सिस्टम से अलग रह के सोच सकते हैं? एक मुश्किल अमर है ना, और यही आपका नफ्सियात पे भी असर करेगा, यही आप इसकी झलक आपके अदब पे भी आएगी। अब आप लोग वेस्ट में उम्रें गुजार देते हैं जो यहाँ से पैदा हुए, यहीं पे परवान चढ़े, लेकिन उनकी सोच में कोई तगैर नहीं आता। जो उनकी सोच पहले होती है वो उसी तरह ही कायम रहती है, और बाज़ का जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो मगरिब में रहने वाला मर्द है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मशरिक के मर्द के असाब पर औरत सवार है, वो अभी इसकी दोस्त नहीं बनी, इसका मतलब वो ये भी कह रही हैं अदरवाइज के जो मगरिब का मर्द है उसके असाब पे औरतें सवार नहीं है, यानी वो औरत को किसी और नजर से देखता है। इस पे या वो एक खास क्लास को डिस्कस करें कि जो वहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास है। देखिए किस तरह आप इसे देखेंगे कि क्योंकि डॉक्टर साहब से आप जानते जी मैं उन्हें बहुत, लेकिन ना ये बहुत जो है मुश्किल सवाल है, क्योंकि क्योंकि मैं जो समझता हूँ उसमें ये है कि उन्होंने जो प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ चलें, हम प्रोग्रेस करें, हम जो है अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएं कि ताकि उनको आसानियां हो सकें आगे, ताकि उनके रवैये बदल सकें, क्योंकि यही रहता है। आपने बात की कि हमारे जो मशरकी मर्द हैं वो उधर जाते हैं तो वो अपने आप को चेंज नहीं कर, वो चेंज करना नहीं चाहते अपने आप को, क्योंकि जब वो चेंज करेंगे तो उनकी जो सबसे पहले ईगो हर्ट होती है ना, ईगो को जब आप हर्ट करेंगे। कहने का मतलब ये कि क्या मगरिब का जो मर्द है, देखिए ना, एक ऑपोजिट जेंडर के साथ उसका रिलेशनशिप डिस्कस हो रहा है। जो मगरिब का जो मर्द है उसके लिटरेचर जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो उसने अपना मौजू सिर्फ औरत को नहीं बनाया। कहने का मतलब मींस कि उससे बड़ा हो गया, मींस कि हम जो सोचते हैं वो जो उसके कह रहे हैं असाब पर हैं, तो वो सेक्स पे आ जाता है ना। हमने जो है सेक्स को, ठीक है, वो औरत तक महदूद रखा हुआ है, हम सेक्स डॉल की तरफ जा रहे हैं। जो हमने औरत को
सिर्फ ये समझा हुआ है कि हम जो उसके साथ बच्चे पैदा करें, सेक्स करें, ये, लेकिन वो जो है उससे ऊपर चल जाए, क्योंकि राइट्स, यही तो राइट्स आए थे इस पे। अगर हम जेंडर की मूवमेंट्स में जाएं, जो फेमिनिज्म की तरफ जाएं, तो वो यही बात आ रही थी ना कि राबिया कहती हैं कि डॉक्टर साहब आप मगरिब की बात कर रहे हैं, आप रिप्लाई करती हैं, आप कहती हैं कि यहाँ बहुत तब्दीली आ चुकी है, जरूरत के तहत नहीं बल्कि रस्म और रिवाज के तहत भी, और बल्कि मजबूरी के तहत भी हम बहुत से ऐसे काम करने लगे हैं जो कि मगरिब में होते हैं। देखें, उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये जिस चीज में मैंने उन्हें रिप्लाई किया वो था डेट। वो डेट को बहुत पॉजिटिव लेते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब डेट यहाँ होने लगी है। वो दौर खत्म हो गया कि जिस वक्त हम लोग अपनी फैमिलीज में हमें प्रॉब्लम होता था, यार हमारी बेटी, आज माएँ अपनी बेटियों को खुद कहती हैं कि ठीक है यार चली जाओ, किसी को पता ना लगे। रवैया वही है, सोच भी अभी गलत है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही। हाँ। हमारे घर 5 बेटियां, हमने 5 बेटियां ब्यानी है और हमने उसे पढ़ा भी दिया। पढ़ा के हमने उसका वो जो यहाँ वाला डब्बा था वो भी खोल दिया। अब वो इस डब्बे के साथ तो आपको कोई कबूल। इसमें ये भी मसला है ना, हमने अपने जो है मर्दों को ये नहीं सिखाया। और उसके बाद जी, मर्दों को ये नहीं सिखाया हमने। बच्चे का मिसाल के तौर पे हम बच्चे के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को कहते हैं कि आवारागर्दी करो, जो मर्जी कर रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल ला दो, लो ये इस पे ना फिरता रहे, ठीक, लाहौर फिरता रहे और जो भी कबाते हैं करे, सिगरेट पिए, पान, गुटखा, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन मर्द की जो है इस्लाह वो जरूरी है। मर्द को तरबियत चाहिए साथ। हम बेटी की सिर्फ तरबियत कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को चाहिए, दोनों को ना इक्वली हमें लेके चलना चाहिए। तरबियत की कमी है। अगर डेट की बात है तो डेट की बात में अब अगर हमारे पहले भी था, डेट पहले भी होती थी। अगर आप 100 साल पहले भी चल जाएं, 100 साल पहले, 200 साल पहले भी डेट का था, लेकिन उसकी फॉर्म अलहदा थी। मगर ये बता रही हैं कि अब हम वो मजबूरी के तहत हमारे समाज मतलब में ये जो अब उसका एक फैशन है या मजबूरी है, वो एक पॉइंट बता रही हैं उसका कि एक पॉइंट है कि हम उसके जैसे कॉजेस होते हैं तो उसमें से एक कॉज है। बाकी ये जो आपने पहला वाला सवाल किया कि असाब पे सवार होना, और बात ये नहीं है, वो बात ये है ये 2 कल्चर हो गए। वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। ये समझ लिया, ये अब उनको समझ आ गया है कि ये जो एक औरत है ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं है। क्योंकि जब एक लफ्ज कुरान पाक में नफ्स का आ रहा है, दोनों एक नफ्स से बने हैं, इसका मतलब है अगर जहन उसका काम करता है, जहन इसका भी काम करता है। जिस्म उसका काम करता है, हमने उसे जिस्म बना दिया। कुछ तो हमें आप दोनों के बारे में पता चला, आपने मुकालमा किया, लेकिन आप लोगों ने कुछ अपनी पर्सनल भी चीजें एक दूसरे से शेयर की और अब वो पब्लिक हो चुकी हुई है क्योंकि किताब पब्लिश हो गई है, तो हमने डिस्कस कर सकते हैं। राबिया के उम्र भर के तजर्बात इसको ऐसे ही मिले और ऐसे ही यकीन दिलाया, उसने जो चाहा जिसे हासिल करने की कोशिश की, वो खुश नसीबी से खालिक ने उसकी झोली में डाला ही नहीं। डॉक्टर खालिद कहते हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा मैंने उसकी ताबीर पाई। राबिया कहती हैं कि मैंने जो ख्वाब देखा, जो मैंने हासिल करना चाहा, खालिक ने फॉर्चुनेटली वो मुझे दिया ही नहीं। अच्छा, खालिक ने यानी कि सोच के आपको नहीं दिया ना, या आपने उसके लिए वो तगोदो नहीं की। अच्छा, डॉक्टर खालिद कह रहे हैं लाइफ में जो सबसे अहम चीज है वो लॉजिक है, सबसे अहम चीज जो है वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। वो लाइफ में सबसे अहम चीज जो है वो इंसान को समझना है और उसके मुताबिक उन्होंने अपने ख्वाब को शायद अलाइन किया, जो उन्होंने उसकी ताबीर पा ली। अब राबिया की तरफ आए तो राबिया, अच्छा ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, हम जस्ट इनको मुकालमे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, राबिया ने क्या उस डायरेक्शन में कोशिश ही नहीं की? नहीं, मैं या सब काम हादसाती तौर पे हुए? सब काम हादसाती तौर पे हुए और राबिया इस नतीजे पे पहुंची कि जिंदगी टोटल का टोटल हादसा है। मतलब मेरा पर्सनली था कि मैं पेंटर बनना चाहती थी। मैं जाके वो टेस्ट भी पास कर लिया, वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। अब ये बताइए कि मेरे फादर कहते हैं कि बेटा दाखिला नहीं, खालिक ने वो सब कुछ फॉर्चुनेटली नहीं दी, हाँ नहीं, मतलब ये देखिए ना कि अब वो खालिक ने मेरे अब्बा के जहन में डाल दिया कि बेटी को पेंटर नहीं बनाना। अब्बा ने कहा पेंटर नहीं बनना, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। शायद सोसाइटी ने कर दिया खालिक तो नहीं, अब आप देखें, अब मैं इस नतीजे पे पहुंची। अच्छा, फिर राबिया क्या करती हैं? एक साहिब इल्म से डॉक्टर फुरकान साहब, इनकी गुफ्तगू होती है। साहिब इल्म का नाम इरफानुल हक साहब है, जो तसव्वुफ के पैरोकार हैं। जी। वो कहते हैं कि ये तकसीम तो खुदा ने खुद की है कि किसे डॉक्टर बनाना है, किसे अदीब बनाना है, किसे शायर बनाना है, किसे मौकिक बनाना है। ये बात सही है, इस बात को मैं मानती हूँ और इस बात को मैं मान गई कि देखिए मैंने पेंटर बनने के लिए पूरी कोशिश की, मैं पास हो जाती हूँ टेस्ट में,
दाखला मेरा हो जाता है। दाखला होने के बाद एक दो क्लासेस भी लेती हूँ। मैं पेंटर नहीं बन सकती, डैडी मुझे कहते हैं कि बेटा नहीं, फाइन आर्ट नहीं पढ़ना। अच्छा, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे लेक्चरर बनना है। सब कुछ हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन में पास भी हो जाती हूँ और लेक्चरर नहीं बन सकती। और उसके बाद लेक्चरशिप हो जाती है। और उसके बाद आपके मेंटोर आते दो, हैं तीन असगर दिन नदीम तक। सैयद बाबू, कहते हैं लिखो, इतना लिखो कि तुम्हारे लफ्ज बोलने लगे। ये तो मुझे फिर लगता है दुआ लफ्ज थी। लफ्ज बोलते हैं और राबिया से हमारी भी बल्कि वो करेक्टर ताल्लुक बनते बन हैं, जाता वो है। करेक्टर या नहीं, ये बल्कि मुझे लगता है समटाइम्स कि ये दुआ थी। अच्छा, और वो जो था ना, कुछ ख्वाहिशें, यानी बिलफर्ज सकता है आपकी ख्वाहिश एक ही चीज के लिए मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि मुझे अपने फादर की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा स्ट्रांग ताकत थी उसमें, कि वो मुझे याद है, वो मुझे बचपन में खवातीन राइटर्स की कहानियां सुनाते थे, फलां बेटा फलां के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो शायद उनकी जो ख्वाहिश अदबी strong मजलिसें थी। होती थी, आप भी साथ जाती थी उनके। वो जो ख्वाहिश उनकी स्ट्रांग थी मुझसे बहुत ज्यादा, कि वो बेटी को शायद राइटर देखना चाहते थे। तो वही बात होगी ना, जिस तरह के मीन्स तो के मेरी ख्वाहिश नहीं थी लेकिन इंतजार हुसैन के पास जो थी वो नानियां थी, और मुस्तंसर साहब के पास मासियां हैं। वो खुद कहते हैं, ठीक है। तो मैं आप जो है मीन्स के वो कह रहे हैं कि वालिद हैं। मैं जो एक वालिद जगह हैं मेरे, जी जी चचा ताया, या मैं इनका ददिहाल पे ज्यादा जोर मेरा है। नहीं, मेरा मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे वो कहे ना, मुझे 10 मर्दों ने ग्रो नहीं, किया। आपको मेरे भाई, आपको चचा से मेरे मोहब्बत चचा, है, आपको बहुत ताया से मोहब्बत है, और आपको जिससे ज्यादा मोहब्बत है वो आपकी फुफ्फो है। खिताब में आपने बरमला इजहार किया इसका। डॉक्टर फुरकान साहब, आप ये बताइए, ये जो इन्होंने राइटिंग्स लिखी, इन्होंने सोच समझ के लिखी होंगी। डॉक्टर खालिद सुहेल का तो मैं कह सकता हूँ कि जनाब ही इज अ रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक, यू नो, कि हर चीज सोच समझ के लिखने वाला बंदा है। लेकिन शायरी वो भी करते हैं। शायरी वो भी करते हैं। तो ये जो इनकी तहरीरें हैं, इनका नफ्सियाती तज्जिया करें ना जरा, खासतौर पे दरवेशों का डेरे का, ये इन्होंने सोच समझ के लिखी हुई है या ये एक ट्रांस है, ये एक मीन्स के किन पे वारिद हो रहा है, मीन्स के वारिद शायद लफ्ज वो सही है या नहीं। हाँ, जब जवाब है तो उसके लिए असल में इनके पास जो है ना लफ्जों की बुनत बहुत खूबसूरत है, ठीक। और मीन्स की जो सोचती हैं उसको वो डिफाइन कर रही हैं। तो डेफिनेटली जो चीजें जो हैं इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उनको जैसे कढ़ाई की जाती है, मोज़ैक जो है उस तरह उन्होंने जो कढ़ा है। दूसरी जो बात है मैं बताना चाह रहा था कि खालिक ठीक है, खालिक ने तकसीम की है, लेकिन बहुत नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि खुदा ताला जो है ना, उन्होंने इंसान को बहुत खूबसूरत, खुदा कह लें, नेचर कह लें, कि एक जो पावर है, ठीक है ना, मीन्स के हम अगर नॉन मुस्लिम्स का भी कह लें या मीन्स की जो दहरिये हैं उनका भी कह लें, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी है उन्होंने इंसान को बहुत खूबसूरत हाल में पैदा कर दिया है, और वो जो उसके सबसे ऊपर वाली जगह पर ना एक दिमाग दिया है, ठीक। जो वो करता है, जो वो सोचता है वही होगा, ठीक है। आप जब उसके लिए करते नहीं, हाँ, अब इसमें सोसाइटी आ जाती है, उसमें उसके रिश्ते आ जाते हैं, उसमें ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर हमारी बेटी जो है या बहन जो है वो बागी हो जाए, ठीक है, बागी का मतलब ये है कि अगर वो कुछ करना चाहे तो हम उसका डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेगी, हम ये नहीं सोच रहे कि वो क्या करना चाहती है, ठीक। तो हाँ, एक जगह शायद जो था वालिद जो है उनको खौफ था शायद, ठीक, सोसाइटी से खौफ था, क्योंकि शायद जो उनका तजर्बा था वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से वो जो बेटी होती है बड़ी खूबसूरत में बड़ा बड़ा प्यार होता है उसके साथ, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा करीब होती है ना चीज, उसको खोने का डर होता है। तो शायद ये चीज जो थी वालिद ने एक वो कहते पंजाबी जी कहावत है कि तत्तियां हवावां ना लगन तीनों, ठीक। तो शायद जो उनका एक्सपीरियंस था सोसाइटी के हिसाब से, जो हमारे जो है मीन्स के हम इंडो पाक का ले लें, ये मीन्स के इधर का ले लें, वो जो है हाँ शायद इनमें भी कोई चीज थी कि इनको उधर से पेंट से जो है इस तरफ ले आया। अच्छा, पेंटर भी एक जो है इसी के फॉर्म है। फिलहाल तो आप ये बताइए कि जो इनकी राइटिंग्स हैं, जी जी, दरवेशों का डेरा, जी जी, सोच समझ के लिखा होगा इन्होंने?
नहीं डॉक्टर खालिद सुहेल। अच्छा जरूरी है, नहीं जरूरी है कि सोच समझ के लिखा जाए। अच्छा मैं जो उनके दिल जरूरी है, नहीं जो मेरे उनके लिए और एक डॉक्टर के लिए जरूरी है। नहीं जो उनके देखे उन्होंने देखे उन्होंने नहीं, जो आपने मुकालमा पढ़ा। हाँ मुकालमा है ना, मुकालमा है तो सोच समझ के किया जाता है। देखो जरूरी नहीं है मुकालमा जो है सोच समझ के किया जाए। एक मिसाल को एक लॉजिक के साथ चल रहा है और एक अपने दिल के साथ चल रहा है, लेकिन एक माइंड है और एक हार्ट है, ठीक है। दोनों का कनेक्शन तो है, क्योंकि हार्ट जो है वो दिमाग के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है, और वो उसके बगैर कुछ नहीं। ये नहीं चलिए राबिया से आपने कहा कि सोच समझ के, चलिए हम राबिया से ही पूछते हैं। आप राबिया से या बताएंगी। अच्छा इससे पहले नाज़रीन और सामीन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो फलसफा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर, फलसफा तकदीर व जबर भी है, बहुत अरसे से आ रहा है। और जब से ये दुनिया कायम हुई है, जब से ये दो किस्म के जो तबकात हैं हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, जो खुदा को मानने वाले और खुदा का इनकार करने वाले, लेकिन लॉजिक की पावर से दोनों ही एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन राबिया अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब के पास रिग्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, राबिया के पास बहुत कुछ है। ये चीज यूं होती तो ये चीज यूं होनी चाहिए थी, डॉक्टर साहब नहीं सोचते मुकालमे में, आप ये सोचती हैं कि ये चीज यूं नहीं यूं होनी चाहिए थी और वो नहीं हो सकी, जिसका रिग्रेट जो है आपको है, आपके अफसानों में भी है, आपकी इस्तेहारों में भी है। अब पहले सवाल की तरफ दोबारा आपने जवाब दीजिए, सोच समझ के मुकालमा किया ये वाला? नहीं किया। बिल्कुल ऐसे लिखा है जैसे मैं अफसाना लिखती हूँ, एक ट्रांस में वो लिख लिया और उसके बाद मतलब अमूमन जो हुआ मेरे साथ के अफसाना लिखने के बाद आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है। जब आप एक कैफ से निकलते हैं, आप एक चिल्ले से निकलते हैं, तो जाहिर है डेफिनेटली ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मुझे बहुत अच्छी बात कर्नल नईम साहब ने कही कि जैसे एक बच्ची की तबीयत डिलीवरी के बाद होती है ना, एक कपकपी तारी होती है, उससे होश नहीं होता, तो ये वो आलम था। 50 दिन में किताब मुकम्मल होना, वो किताब जिससे मैंने इनकार कर दिया, तो वो सोच समझ के नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यानी ये डायलॉग जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, आप पूछ रही हैं कि आपकी नज़र में अदीब कौन है, मेरी नज़र में तो ये अदीब है। फिर आप बयान करती हैं यहाँ पे जो बहुत लोग जो है ना वो इल्म के फिरौन बन चुके हैं, और ये फिरौन अकेले नहीं आते। आपने किसी अदबी तंजीम का नाम लिए बगैर कहा है ये ग्रोहों की शक्ल में आते हैं लेकिन बहुत से लोगों ने समझा कि ये आपका इशारा अदबी ग्रोहों की तरफ नहीं, मेरा इशारा बराह रास्त है। मैं इस पे कहने को मुझे कोई आड़ नहीं है, क्योंकि किसी एक का नाम कैसे लेती, कुछ छोटे ग्रोह हैं, कुछ बड़े हैं, वो आपस में लड़ाई है, वो मगर फिरौन है, मतलब है फिरौन। मगर आपका जो कारी होता है वो कोई अदीब नहीं होता होगा, लेकिन वो सेगमेंट जो है ना बड़ा स्मॉल सेगमेंट को वो कंस्टिट्यूट करता है। जो एक आम बंदा है, जो एक स्टूडेंट है, जो एक पेशावर डॉक्टर है, पेशावर इंजीनियर है, वो है आपके कारी, तो वो होते हैं। तो एक फिरौन आपको कैसे रोक सकता है उस काम के लिए? ये फिरौन को खुद भी नहीं पता होता है ना। फिरौन को क्या मैं मूसा को रोकने चला, लेकिन उसने अपना काम ताहाल करना होता है तब तक कि जिस वक्त उसे ये खबर ना हो जाए कि यार ये मूसा है। आप देखें ना, वो कितनी कोशिश हुई कि मूसा, पहले कोशिश हो रही है मूसा पैदा ना हो। तारीख हमें हमेशा ला से निकलती हुई नजर नहीं, आज का फिरौन ये चाहता है कि ये लोग किताब ना लिखें। नहीं, वो ये चाहता है कि जो कुछ करना ये लिखते रहें, लेकिन हमारे तवासत हमारे अंडर लिखते रहें, और मैं कहूँगा मैं कुड़ी पर मोट की थी, मैं यदि शायरी करके देना। अच्छा। ऐसे लफ्ज हमें बड़ा मजा आता है सुनने में। एक बड़ी अच्छी बात हमारे अहमद ने कही, कोई लड़की ढंग से लिखने लगे तो मर्दाना उंगलियां अपनी तरफ इशारा करने लगती। और ये मर्दाना सिर्फ उंगलियां नहीं, कोई नया लड़का भी लिखने लगता है ना, और आपको समझ में आने लगती है यार लिखना शुरू हो गया, तब भी आपको थोड़ा अच्छा। मुझे बात है राबिया, डॉक्टर खालिद सुहेल तो हमसे काफी दूर बैठे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर फुरकान कर रहे हैं। मैं खुद उनका शागिर्द हूं, मैं रिप्रेजेंट, और शागिर्द होना भी एजाज की बात है। अच्छा, खलील जिब्रान, यूसुफ जुलेखा हाजिरी दे रही हैं गाजी इल्म दिन के मज़ार पे, बात समझती हैं वो जो 2+2 हो, जो नहीं होती वो नहीं भी समझती, बात का साफ इनकार कर देती हैं। कैसे कनेक्शन डेवलप करती हैं अपनी ज़ात का? खलील जिब्रान तो कुछ और कहता है। खलील जिब्रान बिल्कुल कुछ और कहता है, लेकिन जिस वक्त खलील जिब्रान की तहरीर आती है तो वो वारदात है। अच्छा, कल्बी वारदात है, वो कल्बी वारदात है या इल्हामी वारदात है, जो भी है उसकी तहरीर में वो ट्रांस है।
बाकी ये जो था गाजी इल्मुद्दीन शहीद, ये भी वो एक लम्हा था जिसमें वो सब कुछ कर गए, वरना वो भी एक वारदात है। यूसुफ जुलेखा वो भी एक लम्हा था, लम्हे का सतून था यूसुफ, वो भी वारदात है। हाँ, जुलेखा बाकायदा किरदार है, उसने निभाई है जिंदगी भर, जुलेखा किरदार है, बाकी सब तो वारदात है। जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताइए, आप अशिया की हकीकत तसव्वुर अशिया में पोशीदा है, आपके नजदीक जिंदगी की क्या हकीकत है? मुकालमे की नजर में देखिएगा, जो डॉक्टर खालिद सुहेल के है वो आप उनसे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और ये अब आप नताइज पे भी नहीं पहुंचे, कम से कम मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें नताइज लास्ट में है वो इख्तितामिया है ना, उसमें इख्तितामिया के जो आखिरी 10 करते हैं ना, मैंने नताइज तो सारे उसमें दिए। अच्छा, हमारे नाज़रीन के लिए शेयर कीजिए। अच्छा, मतलब पहली बात आपने कहा अशिया की हकीकत, दरअसल पोशीदा है तसव्वुर अशिया में। हाँ जी, बिल्कुल। जो देखिए कि रोड है, मेरे लिए वो एक ट्रैवलिंग का मीन है, इनके लिए जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है, समवन एल्स के लिए वो एक फूड पॉइंट है। अब मेरे लिए, मैंने उस रोड को कभी ट्रैवलिंग के लिए नहीं समझा, यानी डॉक्टर साहब ने नहीं समझा, इन्होंने जॉगिंग के लिए कर जाते हैं, उस पर सड़क पे कभी गए भी नहीं आज तक। एक उसे आदमी कहता है यार ये मेरा रोजी का अड्डा है ये मेरा रोजी का अड्डा है। अच्छा, और इसी सच में से नताइज निकलते हैं, और इसी में से इसी एक जगह से 4 लोगों के नताइज अलग अलग होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि नताइज क्या थे? ये तो हमारी तरफ से वो नताइज है ना, आप इसमें बहुत शाह शमस तबरेज को भी आप लोग डिस्कस करते हैं, आप दरवेशों के डेरे के अंदर आप फिलोसफर की बातें भी करते हैं, आप इल्हाम से भी ताबीरें ढूंढ रहे हैं आप लोग। डॉक्टर साहब तो बैक वक्त अदीब भी हैं, नफ्सियात दान भी हैं, कालम निगार भी हैं, तजिया निगार भी हैं, अब तो वो दरवेश भी निकले हैं। दरवेश वो ऑलरेडी थे, हमारे यहाँ तक बात नहीं पहुंची, वो वहाँ दरवेशों का डेरा एक्चुअली वहाँ चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जिसे वो फैमिली ऑफ हार्ट भी कहते हैं। फैमिली ऑफ हार्ट भी कहते हैं। बाकी आपकी बात नताइज देखें एक जिंदगी का, कि हम ना एक बेचैनी से जो सफर शुरू किया था ना, आदम जन्नत से निकलते हैं, बेलिबास होते हैं, एक बेचैनी का जो सफर शुरू किया था, हम जिंदगी में कई दफा जीरो पे आए, फिर जीरो से आके हमने फिर दोबारा जिंदगी स्टार्ट की। जिस तरक्की को आज हम तरक्की मान रहे हैं, ये कोई तरक्की नहीं थी, इससे बहुत पहले हमें तरक्की बता दी गई, जिसमें सबसे अहम बात मलका सबा वाला वाकया, जिसमें फर्श वो अपने लिबास को ऊपर करती हैं और कहा जाता है कि ये फर्श है। तो हम हमेशा जीरो का सफर करते हैं, हम एक नए जीरो के सफर पे जा रहे हैं। अब जब जीरो का सफर होता है ना, जब दोबारा से 1 से हम 100 तक आते हैं, 100 से फिर जीरो पे बेचैनी हो जाती है। तो राबिया कलम की अमानत आज भी लुटाकर जा रही हैं किसी नए दश्त के सफर पे, कि जिंदगी सफर का नाम है, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, मगर टारगेट्स तो होते हैं। आपका क्या टारगेट है? नेक्स्ट टारगेट क्या है? कोई नहीं है, मैंने तो सारी जिंदगी लिखा ना कि जैसे मूसा को डाल के दरिया के हवाले कर दिया गया था, मैंने तकदीर के दरिया के हवाले कर दिया। वैसे मैं समझा शायद अभी कहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं हाँ, एक्सीडेंट शायद नहीं, मिस के मुझे लग रहा है कि जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि आपका जो हर तजर्बा है वो एक एक्सीडेंटल है, इसलिए मैं हर हादसे के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप जो है खुद से मीन्स के उसके लिए तरद्दुद नहीं करते? शायद आपके जो है नहीं अब नहीं करती, नहीं करना तो पड़ता है हर चीज के लिए। मीन्स के आपने अभी कहा कि हमें फिर दोबारा जो है 0 से 100 से फिर दोबारा, हम कुल्लिये की बात कर रहे हैं, हर शख्स के लिए नहीं तो हर कायनात के लिए कुछ वो है ना, जैसे गेहूं के साथ वो तो आप फिर इकोनॉमी पे आ गए ना, वो तो फिर इकोनॉमिकल आ गया ना कि हम फिर दोबारा जो है 0 पे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, जब आप इकोनॉमी पे 0 पे जाते हैं ना, तो आप सोसाइटी के साथ जाते हैं, समाज आपके साथ सफर करता है, मुआशरत आपके साथ सफर करती है, अखलाकियात आपके साथ सफर करती है। डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। राबिया, किताब के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अदबी डायरी कहेंगी, खतूत का सिलसिला कहेंगी, एक मुकालमा कहेंगी? एक तो कहूँगी कि एक नफ्सियात दान ने वो आपके साथ होता है ना, आप किसी ख़ास ट्रांस में होते हैं, उसे भी समझ में आ रहा है डॉक्टर को कि यार इसको यहाँ से निकालना है, ये उसमें है,
तो वो डॉक्टर की थेरेपी थी, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे अहम बात इसमें आ गई किताब में, ग्रीन जोन थेरेपी, जिसका इंटरनेशनली डॉक्टर साहब का तस्करा हुआ, वो उन्होंने डिस्कस बहुत आसान पॉइंट में कर दिया कि अगर आपकी ये असल में थेरेपी है आपको बेचैनी से, टेंशन से वापस लाने की। अच्छा, ग्रीन जोन थेरेपी के साथ मेरा एक पॉइंट जो मैच होता था वो लहरों का था कि हर इंसान में से एक लहरें निकलती हैं, आपको फौरन बता देती हैं वो शख्स क्या है। बस ये जो 2 पॉइंट थे ना, टेंशन के और दूसरों को पहचानने के, मुझे लगा कि शायद हमने अपने हिस्से का काम अदा कर लिया। एक बात बताइए, आपकी बातों से ही है, अंबिया, पैगंबर, वली, सालेहीन, आप कहते हैं ये तो खुदा का खुद इंतखाब होते हैं, फिर आप एक कौल से भी मुतासिर हैं, वली नहीं वली साज। ये इंतखाब जरूर है, देखें, लेकिन वली से बड़ा रुतबा वली साज का है। हाँ जी, वली साज हालात भी हो सकते हैं। बिलफर्ज अगर मेरे फादर मुझे मना ना करते कि बेटा आपने आर्टिस्ट नहीं बनना, वो वली साज थे, वो उन्होंने मुझे राइटिंग की तरफ लाने का, मुझे जॉब के लिए मना ना करते कि भाई आपने लेक्चरर नहीं बनना, मेरे पास कोई चॉइस तो नहीं बची थी। हालात, वली साज के लिए शख्सियत का होना जरूरी नहीं है, हालात वाक़यात भी हो सकते हैं, एक हादसा भी हो सकता है। जैसे अभी पेशावर के बच्चों वाले हादसे से किसी के लिए कोई भी होगा, लेकिन वहाँ एक जरूर होगा इस हादसे से जो वली साज है, उसमें से एक बच्चा आपको मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि यह हादसा सिर्फ उसके लिए हुआ था। हम कहते हैं माशाल्लाह आ गई, जमहूरियत आ गई, ये वली साज हैं, उसमें से चंद लोगों ने निकलना होता है, उनके लिए एक हालात ऐसे बनाए जाते हैं, कैसा एटमॉस्फेयर आ जाता है, जिनका इंतखाब पहले ही खुदा ने किया जिनका होता है। इंतखाब पहले होता है, उन्होंने उभरना होता है। ये खाद है, ये आबो हवा का काम करते हैं। जब ये किताब छप गई, पब्लिश हो गई, बहुत से लोगों की नज़रों से गुजर गई, क्योंकि किश्तवाड़ भी एक मारूफ वेबसाइट हम सब पे भी ये शाया होती रही, लोगों की मुख्तलिफ आरा थी। कोई कहते थे ये किसी नावल से माखूज है, लोग कहते थे नहीं ये अफसाने से है, लोग कहते थे नहीं किसी का कोई थीसिस है उससे बयान किया गया। कैसे माखूज थी ये? ना ये माखूज थी, डॉक्टर साहब का ज़रूर ये एक आइडिया था, वो लिखना चाहते थे सब कुछ। नॉवेल हाँ अलबत्ता उसके बाद पढ़ा मैंने भी 40 रूल्स ऑफ लव, और डॉक्टर साहब ने भी किताब आने के बाद पढ़ा, क्योंकि हमें लोगों ने कहा कि वहाँ पे भी एक लड़की इसी तरह से खत ईमेल के ज़रिए, वो बहुत खूबसूरत नॉवेल। लेकिन कुछ वही चीज़ें ना अल्लाह की तरफ से हादसाती तौर पे कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली रूनुमा हो जाती हैं, जरूरी नहीं वो महफूज हो। राबिया किताब के अंदर लिखती है, किताब का हवाला देती है, द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क। किस चीज ने इंस्पायर किया उसके अंदर? किसी चीज में भी नहीं, ये फजूल से इसमें जो 7 नकात थे, हालांकि इसमें कोई अहमियत नहीं है कि ये मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, वो तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए बेसिक अहम बेसिक नकात है, हैं, बेसिक अहम नकात हैं। इसमें इंस्पिरेशन नहीं थी, इसमें डिलीवर करना था कि वो डिलीवर हो जाए, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं था। ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए ऐसे नकात हैं। जबरदस्त। नाजरीन और सामईन, राबिया अपने खतूत के जरिए मुखातिब होती है डॉक्टर खालिद सोहेल से। खालिद सोहेल साहब को एक अरसे से तलाश थी एक ऐसी खातून की जिसे वो मुकालमा कर सकें, और खुशकिस्मती से राबिया के साथ उनका राब्ता होता है। राब्ता एक दोस्ती के ताल्लुक में ढल जाता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुक मुस्तहकम होता है। अब ये दोनों चाहे कुछ भी कर लें, इन दोनों ने मुश्तरका तौर पे एक किताब जो है वो लिख डाली है। ये किताब हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? ये डायलॉग, मुकालमा समाज को, मशरिक को मगरिब के समझने के लिए क्या अहमियत रखता है, मगरिब के लिए मशरिक के अंदर जो रवायात मौजूद हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करता है। ये हमें बताता है कि मगरिब के अंदर जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह डिक्लाइन हो रहा है, और मशरिक के अंदर लोग जो हैं अभी भी अपनी रवायात से जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कोई आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आप लोग ये किताब भी इंजॉय करेंगे। आल दो किताब पाकिस्तान में नहीं आई, लेकिन जिसको भी ये किताब चाहिए, राबिया अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये किताब दे सकता हूँ, मगर डिपेंड करता है, मशरूत है राबिया की इजाज़त से। डॉक्टर फुरकान हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन अदब को समझते हैं, साइकोलॉजी में बहुत गहरा इंटरेस्ट रखते हैं, और अदब में ख़ास तौर पे जो नफ्सियात बयान की जाती है किरदारों की, उसे भी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। देखते रहिए UMT.TV। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।